हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 20 फरवरी 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी जीके के प्रश्नों को एक्स्ट्रा फाइट के साथ देखेंगे। देखिए, अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है? तो आर्टिकल 44 किससे संबंधित है? देखिए, इसका ट्रिक हो जाएगा आर्टिकल 44 यानी समान है तो समान नागरिक संहिता से आर्टिकल 44 संबंधित है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का एकमात्र राज्य गोवा है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला। और देखिए, आंदोलन की स्वतंत्रता का अधिकार यह आर्टिकल 19 से संबंधित है। आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति एवं स्वतंत्रता का अधिकार देता है। प्रेस की स्वतंत्रता, यह भी पूछता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत। और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ, तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ किस आर्टिकल के अंतर्गत आती हैं? तो वह आर्टिकल 141 के अंतर्गत आती हैं सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, प्रश्न नंबर 2। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर स्थित है। यह कहाँ है? तो यह है हिमाचल प्रदेश में, HP यानी हिमाचल प्रदेश। भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई अगर पूछेगा कितना है, तो इसकी ऊंचाई है 226 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 226 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, प्रश्न नंबर 3। भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भारत के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है, इसको बताना है। तो देखिए, यह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। और देखिए, ऑस्ट्रेलिया से पूछेगा। देखिए, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। बहुत पूछता है कि ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। और जर्मनी से क्या लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है आपातकाल। आपातकाल कहाँ से लिया गया है? तो आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, प्रश्न नंबर 4। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो वो लिया था 72 यानी 72 प्रतिनिधियों ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी में किसने किया था? तो वो किए थे एवो ह्यूम द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। यह कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी बॉम्बे में। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 4। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 5। इनमें से कौन म्यांमार के पहले राष्ट्रपति थे? तो म्यांमार के पहले राष्ट्रपति कौन थे? देखिए, यह म्यांमार के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे शाओ थ्वे थाइक म्यांमार के पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, प्रश्न नंबर 6। विजयनगर की प्राचीन राजधानी। देखिए, एक प्रश्न तो इसी में बन गया हम्पी। पूछेगा कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। तो विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ स्थित है? तो हम्पी कहाँ स्थित है? हम्पी कर्नाटक राज्य में स्थित है। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हम्पी यानी कि हम्पी का जो खंडर है वो भारतीय रुपये के किस नोट के पीछे बनाया हुआ है। अब देखिए, बहुत पूछता है, एक त्यौहार पूछता है पोंगल कहाँ का है? तो पोंगल तमिलनाडु का है। पोंगल तमिलनाडु राज्य का है और कर्नाटक में यह स्थित है। देखिए, अगर आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वहीं पे इस क्लास की PDF मिल जाएगी इन प्रश्नों की, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो वो किए थे रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। कब किए थे? तो वो किए थे 22 दिसंबर सन 1901 ईस्वी को। 22 दिसंबर सन 1901 ईस्वी को। और राजा राम मोहन राय बहुत पूछता है आत्मीय सभा एवं ब्रह्म समाज। देखिए, ब्रह्म समाज पूछता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो वो है ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय। और ये भी पूछता है आत्मीय सभा के भी हैं राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय ने ही भारत में सर्वप्रथम लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया था। और देवेंद्र नाथ टैगोर किसके हैं? तो वो हैं तत्वबोधिनी सभा के।
देखिए तत्वबोधिनी सभा अगर पूछेगा तो इसके हैं देवेंद्र नाथ टैगोर, और मानवेंद्र नाथ टैगोर ये हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध शहनाई वादक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो सबसे पहले आपको ढूंढना है कि शहनाई वादक इनमें से कौन है जिन्हें भारत रत्न मिलना है, तो वो हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न मिला है। ये कब इनका उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार में हुआ था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत सरकार ने कब भारत रत्न दिया था, तो वो दिया था 2001 ईस्वी में। देखिए आने वाली शिफ्टों में पूछ सकता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब मिला, तो वो मिला था सन 2001 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं और वीडियो पसंद इसे लाइक जरूर करें। निम्नलिखित में से कौन सी एक राशि सदिश राशि है? तो इसमें से बताना है कि कौन सी राशि सदिश राशि है। तो देखिए द्रव्यमान, संवेग, कोण और गति। तो देखिए संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक सदिश राशि होता है। संवेग एक सदिश राशि है। देखिए सदिश राशि किसे कहते हैं, तो सदिश राशि की इकाई दिशा एक साथ संख्या निर्दिष्ट होती है, यानी कि सदिश राशि के, और पूछेगा कि सदिश राशि के उदाहरण। तो देखिए सदिश राशि के और उदाहरण हो जाएंगे विस्थापन। देखिए बहुत पूछता है, आने वाले शिफ्टों में पूछ सकता है। तो विस्थापन हो जाएगा सदिश राशि का उदाहरण, वेग हो जाएगा, संवेग हो ही गया, त्वरण हो जाएगा, इसके बाद वेग हो जाएगा, संवेग, त्वरण, बल आघूर्ण ये भी होता है, बल आघूर्ण तो ये भी होता है, और बल, बल भी पूछ सकता है कि बल सदिश राशि है या अदिश राशि, तो ये सदिश राशि के उदाहरण है। अदिश राशि के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो अदिश राशि के उदाहरण देखिए द्रव्यमान, द्रव्यमान अदिश राशि का उदाहरण है। द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, समय, तापमान, विद्युत धारा, दूरी, ऊर्जा, गति ये सभी अदिश राशि के उदाहरण हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। जिंक, जिंक के साथ सल्फ्यूरिक ऑक्साइड की अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निर्मित होती है? तो जिंक के साथ, तो जिंक का फार्मूला क्या होता है, तो जिंक का होता है Zn के साथ सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, तो सल्फ्यूरिक ऑक्साइड का क्या होता है SO2, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड। इसका जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, तो हमारा बन जाएगा ZnS प्लस, देखिए ZnS ये दोनों एक साथ हो जाएंगे, और इसके बाद O2 ये बाहर हो जाएगा, यानी कि O2। तो ZnS यानी कि जिंक सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन ये निर्मित होगा। तो कौन सा गैस बनेगा, तो वो बनेगा हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन नहीं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2, और जिंक का होता है Zn। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। पानीपत की दूसरी लड़ाई, तो देखिए पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो देखिए पूछा है, यह एसएससी जीडी का रियल प्रश्न है जो 20 फरवरी 2024 को पूछा गया है। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, अगर ये भी पूछ सकता है आने वाली शिफ्टों में कि पानीपत की दूसरी लड़ाई ये पूछा है कि किसके बीच हुई थी, तो वो हुई थी अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। यह कब हुई थी, तो देखिए पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर सन 1556 ईस्वी को हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर सन 1556 ईस्वी को हुई थी। अगर पूछेगा पानीपत की पहली लड़ाई, तो पानीपत की देखिए तीसरी लड़ाई भी पूछ सकता है, पहली लड़ाई। तो अगर पूछेगा पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी 1 अप्रैल सन 1526 ईस्वी को। 1 अप्रैल सन 1526 ईस्वी को पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। यह इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी। यह इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी। पूछेगा कि यह लड़ाई किसके बीच हुई, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी पानीपत की प्रथम लड़ाई, जो 21 अप्रैल 1556 ईस्वी को हुई। और पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर सन 1556 ईस्वी को हुई। पहली लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल 1526 को, और 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। यह अकबर और हेमू के बीच हुई थी। और पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 14 जनवरी सन 1761 ईस्वी को। यह किसके बीच हुई थी, तो यह अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच हुई थी। देखिए पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल 1526 को, द्वितीय हुई थी 5 नवंबर सन 1556 को, और तृतीय हुई थी 14 जनवरी सन 1761 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न, उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट को किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। नेक्स्ट प्रश्न,
खेल के तीनों प्रारूप, देखिए खेल के तीनों प्रारूपों में, खेल के तीनों प्रारूप टेस्ट मैच, एक दिवसीय, अंतर्राष्ट्रीय और 20-20 अंतर्राष्ट्रीय खेलने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय क्रिकेटर कौन है। यानी कि क्वेश्चन साफ साफ है कि खेल के तीनों प्रारूपों को खेलने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय क्रिकेटर कौन है, तो वो हैं ईशांत शर्मा। ईशांत शर्मा सबसे कम उम्र के क्रिकेटर हैं। ईशांत शर्मा सबसे कम उम्र के ये क्रिकेटर हैं, तीनों प्रारूप खेलने वाले। तो ये बहुत पूछता है कि अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के बाद। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का खेल के क्षेत्र में भारत का प्रथम सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है क्रिकेट के क्षेत्र में, तो वो होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार यह 1961 से दिया जाता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसके बाद दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार होता है, दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार होता है अर्जुन पुरस्कार। खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे दूसरा होता है पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार, जिसकी राशि कितनी होती है, तो इसकी राशि होती है 15 लाख रुपये। अर्जुन पुरस्कार की राशि होती है 15 लाख रुपये, जो 26 जनवरी को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, जो अभी हाल ही में मोहम्मद शमी को भी मिला है। नेक्स्ट प्रश्न, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित हैं। तो एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित हैं, तो वो भगवान शिव को समर्पित हैं। एलिफेंटा की गुफाएं भगवान शिव को समर्पित हैं। यह कहाँ है, तो यह मुंबई में स्थित हैं। नेक्स्ट प्रश्न, तराइन का प्रथम युद्ध। तो देखिए तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, तो देखिए सभी प्रश्न एसएससी जीडी 20 फरवरी 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, तो तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके बीच में हुआ था, तो यह हुआ था पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गजनवी के बीच। पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गजनवी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। और पूछेगा तराइन का द्वितीय युद्ध, तो यह हुआ था 1192 ईस्वी में। यह भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच ही हुआ था, इसमें मोहम्मद गौरी विजयी रहा था। नेक्स्ट प्रश्न, मनरेगा योजना कब पारित की गई थी, अर्थात मनरेगा योजना भारत में कब पारित की गई, तो यह की गई है 2005 की योजना है। मनरेगा योजना यह 2005 में पारित की गई। अगर डेट पूछेगा कब, तो 23 अगस्त 2005। डेट अगर पूछेगा तो हो जाएगा 23 अगस्त 2005 को मनरेगा पारित किया गया। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय या नेशनल ग्रामीण रूरल, देखिए मनरेगा हो जाएगा, इसके बाद इससे हो जाएगा रोजगार गारंटी अधिनियम। तो ये मनरेगा का फुल फॉर्म होता है। अब देखिए 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में नरेगा से मनरेगा में अधिनियम के नामकरण को बदलने में एक संशोधन किया गया था। देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि नरेगा कब किया गया, तो ये 2 अक्टूबर 1905। मनरेगा का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को प्रतिवर्ष 100 दिनों की न्यूनतम मजदूरी रोजगार गारंटी उपलब्ध कराना है। अगर आपको इन प्रश्नों का प्रैक्टिस करना हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। प्रधानमंत्री जन धन योजना किस वर्ष शुरू हुई थी, देखिए एसएससी जीडी में पूछा जा रहा है, यह आप क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत में कब शुरू हुई, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुई है, तो यह हुई है 2014 में। प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 अगस्त सन 2014 को शुरू हुई। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त सन 2000, यह बैंकिंग से संबंधित है। अब देखिए अगर पूछेगा कि डिजिटल इंडिया योजना कब शुरू हुई, तो यह हुई है 1 जुलाई सन 2015 ईस्वी को। 1 जुलाई सन 2015 ईस्वी को। पूछेगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब शुरू हुई, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना यह 16 दिसंबर सन 1916 ईस्वी को शुरू हुई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 16 दिसंबर सन 1916 ईस्वी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू हुई, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल सन 2015 ईस्वी को शुरू हुई। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए किस योजना को मंजूरी दी है, तो केंद्र सरकार ने किस योजना को सशस्त्र बलों में मंजूरी दी है, तो वह है अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना
कौन सी योजना है, तो यह है अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती किए गए सैनिकों को 4 साल बाद सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। हालांकि नई प्रणाली के तहत इसमें से 25%, जैसे कि मान लीजिए कि 100 लड़के अगर 100 अग्निपथ योजना के तहत अगर 100 लोग भर्ती हुए तो उसमें से 25% लोगों को परमानेंट रखा जाएगा, यानी कि 25 लोगों को सिर्फ। इसके बाद 75 लोगों को 4 साल बाद सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। यही अग्निपथ योजना स्कीम थी। किसे 1 जनवरी 2023 को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो 1 जनवरी 2023, देखिए 1 जनवरी 2023 को कौन रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी यानी सीईओ के रूप में बने हैं, तो वह हैं अनिल कुमार लाहोटी बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है आगे भी। देखिए यह क्लास आप अगर वीडियो पसंद है इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, एक बार जाकर प्लेलिस्ट जरूर देख करें और ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ क्लास की पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। निम्नलिखित में से कौन 10वें गुरु थे, तो कौन 10वें गुरु थे, सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। चलिए बता दे रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो से जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आप सीरीज को जारी रखना चाहते हैं या मैथ या रीजनिंग का भी सोल्यूशन देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देखें। अगर वीडियो को सपोर्ट रहेगा, आप 1 के भी पहुंचा देंगे, तो हम एग्जाम एनालिसिस का ये सीरीज जारी रखेंगे। वीडियो से देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।